हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो सेशन है, मैं इसमें आप सभी के साथ धातुओं के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो एग्जामिनर होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को मतलब एग्जाम में ले, ताकि जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। तो हम लोगों को उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको लेके चलना है। तो मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल से मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स, जिसमें से जो 98 एलिमेंट्स होते हैं वे नेचुरल होते हैं, यानी नेचुरल वो प्रकृति के एलिमेंट्स होते हैं। और जो 20 एलिमेंट्स होते हैं वे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। और जो 98 है वे नेचुरल हैं। तो इस तरह जो 118 एलिमेंट्स हैं वे हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ उसमें के कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने एलिमेंट्स को लिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने जो सबसे पहला जो पॉइंट लिया है वो है टंगस्टन। तो इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहला बात इसके बारे में कि इसका जो संकेत होता है वो होता है W। इसका संकेत W होता है और इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका किसी का इतना ज़्यादा गलनांक नहीं होता। इसका सबसे हाईएस्ट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। और ये जो टंगस्टन है इसको हम लोग बल्ब में यूज़ करते हैं। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि आप सभी को पता ही है कि बल्ब के अंदर निर्वात होता है, तो आखिर वो निर्वात क्यों होता है? हम लोग निर्वात उसके अंदर क्यों रखते हैं? ताकि टंगस्टन का अपचयन ना हो पाए, उसका रिडक्शन ना हो पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब के अंदर निर्वात को रखते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर वैक्यूम रहता है, एयर को निकाल दिया जाता है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जिरकोनियम धातु। तो इसका अयस्क क्या होता है? इसका अयस्क हो जाएगा बेरिलाइट। जो जिरकोनियम का अयस्क होता है वो होता है बेरिलाइट। तो इसके बारे में और क्या स्पेशल है? तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में ये जलने लगता है। यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आए या नाइट्रोजन के कंटेक्ट में आए, ये जल उठता है। तो ये अकेला एक तत्व है जो मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के संपर्क में आने पे जल उठता है। तो दूसरा जो इसकी मतलब ये क्यों और दूसरे तरीके से क्यों स्पेशल है, तो एक इसमें और है कि ये जो जिरकोनियम धातु है ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाभिकीय रिएक्टर जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें हम लोग नियंत्रित जो चेन रिएक्शन होता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, उसको नियंत्रित क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम के छड़ों का यूज़ करते हैं। कैडमियम के छड़ों का यूज़ करते हैं जो कि क्या करता है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित नहीं होती, वो नियंत्रित होती है। और इस तरह जो होता है वो चलता रहता है अभिक्रिया सालों हजारों सालों तक। ठीक है, तो जो जिरकोनियम धातु है वो भी न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है, इसीलिए हम लोग इसका भी यूज़ नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेरिलियम। जो बेरिलियम धातु है उसका अयस्क क्या होता है? तो उसका अयस्क होता है बेराइल। ठीक है, बेरिलियम धातु का अयस्क बेराइल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यों लिया, इस अयस्क को क्यों लिया? क्योंकि अधिकतर जगह ये देखा जाता है कि जो बेरिलियम है इसके अयस्क के बारे में कुछ मतलब चर्चा नहीं मिलती। ठीक है, तो मैंने इसको इसीलिए लिया है
कि ये जो बेरिलियम है और बेराइल ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बेरिलियम का अयस्क क्या हो जाएगा, बेराइल हो जाएगा, और ये जो धातु है इसका मुख्य अयस्क है। तो इसके बारे में ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं उसमें कुछ नहीं लिखा होता कि इसका अयस्क क्या है बेरिलियम का। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्पोर्टेंट देख के इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो बेरिलियम का जो अयस्क हो जाएगा, जो कि मुख्य अयस्क है, बेराइल। अब मैंने जो नेक्स्ट जो तत्व लिया है, एलिमेंट लिया है, वो है फ्रांसियम। फ्रांसियम यह एक रेडियो सक्रिय लिक्विड धातु है, द्रव धातु है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है और प्लस में ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो फ्रांसियम है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये एक रेडियो एक्टिव क्या है, धातु है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेनस सल्फाइड। स्टेनस सल्फाइड जिसे क्या बोलते हैं, SnH2। तो स्टेनस सल्फाइड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो दूसरा नाम है वो है मोजाइक गोल्ड। स्टेनस सल्फाइड को हम लोग मोजाइक गोल्ड भी बोलते हैं, मोजाइक गोल्ड। और इसका यूज पेंट में किया जाता है, पेंट करने में इसका यूज हम लोग करते हैं, जो कि मोजाइक गोल्ड है, जिसे स्टेनस सल्फाइड बोलते हैं, SnH2 बोलते हैं, उसका यूज हम लोग पेंट करने में करते हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो है टीन। तो टीन का संकेत क्या होता है, टीन का संकेत होता है Sn। और जो टीन है वो अपरूपता प्रदर्शित करता है, टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन एक धातु है जो कि अपरूपता प्रदर्शित करता है। और पीरियोडिक टेबल में एक और तत्व है जो कि अधातु है, वो भी अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन 6, जिसके 3 अपरूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलेरिन। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलेरिन, तो ये तीनों जो हैं वो कार्बन के अपरूप हैं। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सबसे भारी तत्व कौन सा है, जो पीरियोडिक टेबल में, या बोले कि दुनिया का सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑस्मियम, जिसका संकेत होता है OS। OS जिसको लिखते हैं, और ये सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम, जो कि एक धातु है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बैराइटा वाटर। बेरियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है बैराइटा वाटर। तो यहाँ पे बेरियम से बैराइटा को हम लोग कवर कर लेंगे। और जो हाइड्रो है, तो मैंने हाइड्रो एक रूट वर्ड्स आप सभी को बताया था, जिसका मीनिंग होता है वाटर, जिसका मीनिंग होता है पानी। तो यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर बोलते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में यही एक स्पेशल पॉइंट था, क्योंकि इसका एक दूसरा भी नाम था। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट जो तत्व है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक यौगिक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट यह एक यौगिक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं पेट के एक्सरे में। जो पेट का एक्सरे होता है उसमें हम लोग बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। अब मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं वो है जो आतिशबाजी हम लोग करते हैं, जो पटाखे बजाते हैं दीपावली या छठ के समय, तो उसमें जो ग्रीन कलर का, जो हरा कलर का रंग निकलता है वो किसके कारण होता है, जो हरा कलर का रंग निकलता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। जो आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आतिशबाजी के दौरान जो रेड कलर होता है, जो मतलब एकदम चटक रेड, चटक लाल कलर होता है, बहुत ही मतलब एकदम जो बहुत ही रेड होता है, वो क्यों निकलता है, रेड कलर जो होता है वो क्यों निकलता है, तो वो निकलता है स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण। जो स्ट्रोंसियम नामक तत्व है उसकी उपस्थिति के कारण ये जो चटक रेड कलर है वो निकलता है। तो मैं एक बात और कवर कर दूं कि जितने भी पटाखे बनाए जाते हैं उसमें हम लोग केमिकल चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उसका यूज़ करके हम लोग पटाखे बजाते हैं।
पटाखे बनाते हैं, उसको बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को क्लियर किया कि आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण निकलता है, और जो लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण निकलता है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिथियम। जो मैंने लिथियम लिया है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, या जो हम लोग बोले दुनिया में जो मतलब सबसे हल्का तत्व की बात करें तो वो है लिथियम। सबसे हल्का तत्व लिथियम है, ठीक है। और ये सबसे प्रबल अपचायक है, यानी ये बहुत ही जल्दी किसी भी तत्व का रिडक्शन कर देता है, किसी भी तत्व का ये रिडक्शन कर देता है, अपचायक है। तो लिथियम जो है ये सबसे हल्का तत्व है और सबसे प्रबल रिडक्शन करने वाला है। ये रिडक्शन बहुत ही जल्दी किसी भी तत्व का कर देता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम तथा बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये सारे जितने भी धातु हैं ये बहुत ही महंगे धातु हैं, और ये जल्दी किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में रहते हैं। ये मतलब स्टेबल होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है या जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता तो ये एकदम स्टेबल रहते हैं, तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ये वैसे ही पाए जाते हैं। जो भूपर्पटी के अंदर हम लोग बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल अवस्था में रहते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी ये उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो ये उत्कृष्ट क्यों हैं? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा महंगा बिकते हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी मतलब मात्रा कम है और ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, इसके गहने बनाए जाते हैं तो इसका मूल्य अधिक होता है, इसीलिए ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। और एक बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये स्टेबल होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी खनिज के इनका कोई अयस्क नहीं होता, ये किसी अयस्क से नहीं निकाले जाते, इसीलिए ये क्या बोले जाते हैं, इनको उत्कृष्ट धातुएं ये हैं, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु, यानी सबसे जो आघातवर्ध्य होता है जिसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसको सबसे पतला खींचा जा सके, जिसको किसी तरह पीट ओट के किसी तरह मोड़ा जा सके, किसी भी आकृति में ढाल दिया जा सके, तो वो कौन सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य है? तो वो है सोना और चांदी। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि बहुत ही आजकल स्टाइलिश गहने बनाए जा रहे हैं, तो उनको पतले तार के रूप में खींच के, उनको मोड़ के, बहुत ही ऐसे करके, तो इनमें ये गुण पाया जाता है, इसीलिए ये मुड़ते हैं। और मुड़ते हैं चूँकि ये खिंच जाते हैं आसानी से, इसीलिए इनको बनाना सिंपल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आघातवर्ध्य धातु हो गया वो कौन हो गया? सोना और चांदी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ, जो कि है पारा और लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी ये अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ये ज़्यादा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी उसके रास्ते को रोकते हैं, उसमें उसको नहीं चाहते कि ये मेरे अंदर प्रवेश करे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है पारा और लोहा की, तो ये क्या करते हैं? विद्युत धारा को जो है उसको रोकते हैं, उसको अपने अंदर प्रवाह नहीं होने देते, यानी इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है लोहा का और पारा का। तो यहाँ पे बात आई है पारा की। तो पारा जो है ये अमलगम बनाता है, ठीक है, अमलगम ये बनाता कैसे है? तो ये एक पारा हो गया और एक दूसरा तत्व, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये अमलगम बना लेगा, लेकिन ये लोहा के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता। जो पारा है ये लोहा के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता,
और पारा का एक दूसरा एक्स्ट्रा नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। पारा का जो एक्स्ट्रा नाम है उसे हम लोग बोलते हैं क्विक सिल्वर। और आप सभी को मैंने बताया है कि जो पारा और लोहा होते हैं ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं, यानी इनका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, ये अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक। विद्युत धारा के सबसे अच्छे चालक कौन है? तो विद्युत धारा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है तांबा। तो चांदी और तांबा ये दोनों विद्युत धारा के मतलब सर्वोत्तम चालक होते हैं, जो सबसे अधिक मतलब इनका प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। जब प्रतिरोध सबसे कम होता है इसका मतलब इनका जो विद्युत प्रवाह करने की जो मात्रा होती है वो बहुत ही अधिक होती है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। ये जब रिएक्शन करते हैं ऑक्साइडों के साथ तो ये क्षारीय तत्व बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं वे जब रिएक्ट करते हैं तो उनका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट्स की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, जो कि है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। मतलब एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण हुआ था वो हुआ था 1827 ईस्वी में। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण हुआ था वो हुआ था 1827 ईस्वी में। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है। और जो ये एल्युमिनियम है ये दो तरह के ऑक्साइड बनाता है। ये एल्युमिनियम धातु है, क्योंकि हम लोगों ने जाना कि जो एल्युमिनियम मतलब जो धातु होते हैं वे अपना ऑक्साइड क्षारीय बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं वे अपना ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम है वो दोनों टाइप के ऑक्साइड बनाता है, यानी ये क्या है? ये उभयधर्मी है। उभयधर्मी मीन्स ये दो टाइप के गुण रखता है, यानी ये क्षारीय भी अपना बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड भी बनाता है और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाता है एल्युमिनियम, ठीक है। इसे उभयधर्मी मतलब उभयधर्मी गुण वाला बोलते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम को उभयधर्मी बोलते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन जो होते हैं वे तीखे क्यों लगते हैं? उनका गंध जो होता है वो तीखा क्यों लगता है? प्याज काटने पे आंसू क्यों आती है? तो इसका रीज़न है कि उसमें सल्फर पाया जाता है। जो प्याज है और लहसुन है उसमें सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण उसकी गंध तीखी होती है, और मतलब उस जैसे प्याज हम लोग काटते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती है, तो उसका कारण है सल्फर। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार्नोटाइट। कार्नोटाइट, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका केमिकल नेम तो ये होता है पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। कार्नोटाइट का केमिकल नेम होता है पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट, कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। यानी जो कैंसर रोग होता है उसके इलाज में हम लोग कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज करते हैं। मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं वो है एस्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। जो निकेल धातु है उसका अयस्क एस्मेल्टाइट है। एस्मेल्टाइट निकेल धातु का अयस्क है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल होता है जो हम लोग खाते हैं या यूज़ करते हैं उसके हाइड्रोजनीकरण में, यानी उसकी जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जब हम लोग उसको बनाते हैं तो उसमें किस उत्प्रेरक, किस कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है? तो उसमें होती है निकेल की ज़रूरत, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निकेल जो है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं वो है ग्रीनोकाइट। तो ये ग्रीनोकाइट जो है ये क्या है? ये है कैडमियम का अयस्क, जिसका जो संकेत होता है वो होता है CD। यानी जो ग्रीनोकाइट है वो कैडमियम का अयस्क है जिसका संकेत होता है CD।
तो ये जो कैडमियम है जिसका संकेत CD होता है, ये जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें जब चेन रिएक्शन होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि कैडमियम जो है वो जो अनियंत्रित मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। जो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम से जो मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं उसको ये अवशोषित कर लेता है, जिससे रेगुलर यानी चेन रिएक्शन होती रहती है और हमें जो एनर्जी है वो मिलती रहती है। तो जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं वो है एक्टिनाइड। तो ये एक्टिनाइड क्यों स्पेशल है? तो ये जो है ये रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। हम लोग देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या होता है, वो इस टाइप का होता है, हमारा पीरियोडिक टेबल इस टाइप का होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो ऐसे दो पार्टों में बटा हुआ होता है नीचे। तो ये जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिनाइड ग्रुप और दूसरा होता है लेंथेनाइड ग्रुप। एक्टिनाइड ग्रुप और लेंथेनाइड ग्रुप। तो जो एक्टिनाइड ग्रुप है वो सिर्फ रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, उसमें सिर्फ रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला दो पार्ट है इसमें से एक एक्टिनाइड होता है और दूसरा लेंथेनाइड होता है। तो जो एक्टिनाइड होता है उसमें सिर्फ रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एफिल टावर। जो एफिल टावर है वो मतलब बहुत ही ऊंचा टावर है, दुनिया में बहुत ही फेमस है। तो ये जो इसका जो आधार है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो इसका बेस है जिस पे ये खड़ा है, वो किससे बना है? वो बना है स्टील और सीमेंट से। जो एफिल टावर है, जो उसका बेस है, जो आधार है, वो बना है स्टील प्लस सीमेंट से। स्टील और सीमेंट को मिक्स करके उसको बनाया गया है, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा टावर है विश्व का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है थूलियम। तो थूलियम का जो संकेत होता है वो होता है टीएम। टीएम जो है वो थूलियम का संकेत है। टीएम थूलियम का संकेत है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेडियम का निष्कर्षण। तो रेडियम का जो निष्कर्षण होता है वो किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है पिंच ब्लेंड से। पिंच ब्लेंड नाम का एक अयस्क है जिससे रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है। और ये पिंच ब्लेंड जो है इसी से मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किया था। और रेडियम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? मैडम क्यूरी ने ही खोजा था। और इसके लिए रेडियम के आविष्कार के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है वायुयान का निर्माण किससे किया जाता है? मतलब हम लोग जो हमारा एरोप्लेन होता है उसका निर्माण ऐसे चीज़ों से हम लोग करना पसंद करेंगे जो कि थोड़ा हल्का हो और प्लस में मजबूत भी हो, ठीक है, ताकि उसको, चूँकि हम लोग को उड़ाना है उसको, तो थोड़ा हल्का रहेगा प्लस में मजबूत रहेगा, तो बहुत ही मतलब इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वायुयान का निर्माण है वो पैलेडियम नामक धातु से किया जाता है। जो पैलेडियम नामक जो धातु है उससे वायुयान का निर्माण किया जाता है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है गैलियम। तो ये गैलियम जो धातु है इसका जो संकेत होता है वो होता है Ga, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। जो ये गैलियम होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सेलेनियम। ये सेलेनियम ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सेलेनियम जो है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ करते हैं। जो सेलेनियम है उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का यूज़ किया जाता है। जो सेलेनियम धातु होता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज़ किया जाता है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम में क्या स्पेशल है? इसमें जो है ये जो साइटोक्रोम होता है इसमें लोहा की उपस्थिति होती है। साइटोक्रोम में लोहा की उपस्थिति होती है। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जियोलाइट। तो जियोलाइट जो है इसका जो यूज़ होता है वो जल को मृदु बनाने में किया जाता है, जल को मीठा बनाने में किया जाता है। यानी जियोलाइट जो है उसका यूज़ जल को मृदु बनाने, उसको मीठा बनाने में, यानी उसको फ्रेश करने में, उसको शुद्ध करने में जियोलाइट का यूज किया जाता है। जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है
अधिकांश संक्रमण धातु किसे बोलते हैं? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग संक्रमण धातु बोलते हैं। और जो संक्रमण धातु होते हैं या जो इनसे मिलकर बने हुए धातु होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वे अधिकांश जो धातु होते हैं वे क्या होते हैं? वे रंगीन होते हैं, यानी वे कलरफुल होते हैं। जो भी संक्रमण धातुओं से मिलकर बने यौगिक या संक्रमण धातुएं होती हैं, यानी अधिकांश ऐसा देखा गया है कि वे रंगीन ही होते हैं। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट जिसे K2CO3 कहा जाता है, मतलब इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है K2CO3। इसका जो दूसरा नाम है वो है पर्ल ऐश। पर्ल ऐश, इसे पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहा जाता है, यानी K2CO3 को पर्ल ऐश कहा जाता है। अब मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं वो है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है ये मिश्र धातु है। ये किससे किससे बना होता है? ये बना होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। जो नाइक्रोम है वो 3 तत्वों के मिलने से बना होता है, निकेल, क्रोमियम प्लस आयरन। ठीक है, तो ये जो नाइक्रोम होता है ये विद्युत जो हीटर होता है हम लोग का, जो हीटर, विद्युत हीटर, उसमें उसका जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। और ये नाइक्रोम हम लोग उसमें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो नाइक्रोम है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। और जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। और विरोध करने में क्या होगा? जो तार है वो मतलब गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा। और उससे रेड कलर का, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, जब ज़्यादा हॉट हो जाती है तो उससे क्या प्रकाश निकलता है? कौन सा प्रकाश निकलता है? रेड प्रकाश निकलता है। यहाँ तक कि जब आदमी भी गुस्सा हो जाता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और हम लोग लाल मतलब ऐसे, इसीलिए तो लाल को क्या बोलते हैं? डेंजरस कलर बोलते हैं, जो कि खतरे का संकेत जो होता है हम लोग किस कलर से लेते हैं? रेड कलर से ही लेते हैं, लाल कलर से ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब नाइक्रोम हम लोग विद्युत हीटर में जो उसका फिलामेंट होता है विद्युत हीटर का, वो नाइक्रोम का बना होता है। और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो उसका विरोध करता है और वो रेड हो जाता है, इसीलिए। और वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है, जिससे हमें गर्मी लगती है। तो वो ठंडे के दिनों में आरामदायक होता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बारूद। तो ये बारूद जो होता है ये कैसे बना होता है? इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कितने मात्रा में कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे बारूद 75% जो मात्रा होती है वो होती है पोटेशियम नाइट्रेट की, KNO3। 75% जो मात्रा होती है वो KNO3 की होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। और जो 10% जो मात्रा होती है वो क्या होती है? वो किसकी होती है? वो होती है सल्फर की। जो 10% जो मात्रा होती है वो सल्फर की होती है। और प्लस में जो 15%, जो 15% जो मात्रा होती है वो चारकोल की होती है। चारकोल क्या है? ये जो हम लोग कार्बन जो होता है हमारा, जो कोयला, उसको मतलब जला के ऐसे बनाया जाता है चारकोल को। तो 75% जो मात्रा होती है वो पोटेशियम नाइट्रेट की, KNO3 की, और 10% जो होती है वो सल्फर की होती है। और प्लस में 15% जो होती है वो चारकोल की मात्रा होती है। और प्लस में अन्य बहुत से पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु बोलते हैं। टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु बोलते हैं क्योंकि ये रक्षा संबंधी कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दिखने में स्टील टाइप का होता है, लेकिन ये स्टील के आधे भार का होता है, यानी ये हल्का होता है।
तो इसका यूज आसानी से हम लोग रक्षा संबंधी कार्यों में कर सकते हैं, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रणनीतिक धातु बोलते हैं। जो टाइटेनियम है उसको हम लोग रणनीतिक धातु बोलते हैं। स्ट्रेटेजी बेस्ड जो मेटल होता है वो हम लोग बोलते हैं टाइटेनियम को। तो जो मेरा यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, ये नाइक्रोम में मैं एक पॉइंट और बता दूँ, यहाँ पे चूँकि ये आयरन आया हुआ है, तो मैंने आप सभी को बताया कि जो आयरन जो है वो क्या करता है, वो प्रतिरोध को जो विद्युत धारा होती है उसको वो क्या करता है, उसको वो जाने से रोकता है। यानी जो आयरन होती है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे चूँकि नाइक्रोम में आयरन भी है तो इसका भी प्रतिरोधकता ज़्यादा है। निकेल है, ये भी, मतलब ये सारे जितने भी तत्व इसमें मिक्स किए गए हैं वो मिलके मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसको प्रतिरोधकता को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो विद्युत धारा को मतलब जाने से रोकता है, उसका विरोध करता है। इसीलिए वो ज़्यादा हिट हो जाता है और रेड दिखाई देता है, उससे हमें गर्मी महसूस होती है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समूह 1 और समूह 2, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहाँ पे जो है मैंने ग्रुप 1 में जो धातु आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं क्षार धातुएं। जो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट आते हैं, ग्रुप किसे बोलते हैं, जो ऐसे जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उन्हें ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जो भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उन्हें ग्रुप बोलते हैं, और जो ऐसे जाते हैं ऐसे उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं आवर्त, यानी पीरियड्स बोलते हैं। और ऊपर जो आते हैं उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं, यानी समूह बोलते हैं। तो जो आवर्त सारणी में जो हमारे पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 7। ठीक है, 7 होते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, वो होते हैं 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समूह 1 यानी ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ। तो ग्रुप 1 में जो कि पाए जाते हैं वो क्षार धातुएं पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में क्षार धातुएं पाए जाते हैं। तो वो मतलब धातुएं कौन कौन सी हैं, ये ग्रुप 1 क्या है, मैं उसको अभी यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैं ग्रुप 1 के धातुओं को यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप 1 में किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका कुछ ट्रिक होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हलीना करे यहाँ पे हो जाएगा हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, ये जो फर्स्ट जो ग्रुप 1 है उसके जो एलिमेंट है मैंने उनको लिख दिया। और ये क्या बोले जाते हैं, ये क्षार धातुएं बोले जाते हैं, जिनको बोलते हैं हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, ये ट्रिक हो गया इनको याद करने की। तो ये हो जाएंगे क्षार धातुएं, जिसमें आ जाएगा हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, ये रुबिडियम, और ये सीजियम, और ये हो गया फ्रांसियम। और फ्रांसियम मैंने आपको बताया ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव द्रव धातु है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव द्रव धातु है फ्रांसियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, तो इसमें हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, इसमें है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, ये हो गए समूह 2 के ट्रिक्स, जो कि है क्षारीय मृदा धातुएं। जो समूह 2 है वो है क्षारीय मृदा धातुएं, और जो समूह 1 है वो है क्षार धातुएं, जिसमें आ जाएगा हलीना करे रब से फरियाद। यानी हलीना कोई लड़की है जो कि रब से फरियाद कर रही है, और यहाँ पे कोई पिता है जिससे उसका पुत्र कार स्कूटर मांग रहा है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और वो मतलब उसके पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। ठीक है, तो बाप रोए। तो यहाँ पे जो समूह 2 है उसे क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं, और जो समूह 1 है उसे क्षार धातुएं बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
जो कि धातुओं से रिलेटेड थे। ठीक है, ये थे आज के बहुत मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं सेशन को यहीं पे अंत करती हूँ, सेशन का यहीं पे मैं अंत करती हूँ, माइंड अप करती हूँ। तो मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।